जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 10 में जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन दी है उनके बारे में, उनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार से आयोगों से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, और इसी माध्यम से आप लोगों को पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को टारगेट करते हुए एक अचूक प्रश्नों की अचूक श्रृंखला के तौर पर कहीं ना कहीं सीरीज चल रही है। कई सारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम देखें तो ये हमारा इस यूनिट नंबर 10 पर बेस्ड 11वां लेक्चर है, और इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना से लेके किस प्रकार की संस्था है और इसमें सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से कौन करता है, अंत में हम लोग इसके कार्य और आदि चीजों पर भी डिटेल में प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए, लेक्चर को अच्छे से सुनना है, याद करना है, जो जो चीजें फैक्ट्स बताए जाए उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आपको शॉर्ट रिवीजन करने में वो हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की। क्लियर? पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों, यदि हम भारत का वर्तमान में भी माहौल देखें तो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक अलग ही माहौल है। भारत में जब से महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ और फाइनली उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिली, और ये कानून के तौर पर अब स्थापित है, जिसके माध्यम से विधानसभाओं में, लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो कंफर्म हो चुका है। और लगभग 27 साल से लंबित बिल जब ये पास होता है तो इसके माध्यम से महिलाओं को कई सारे अधिकार मिलते हैं, जिसके माध्यम से वो राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा हमारे संविधान में है उसको भी फुलफिल करते दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, इन सभी स्तर पर हम देखें तो राजनीतिक तौर पर राज्य स्तर की राजनीति हो, केंद्र स्तर की राजनीति, उसमें महिलाओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। तो एक ऐतिहासिक कदम जो है वो भारत की सरकार ने संसद के माध्यम से कानून बनाकर ये किया है। तो इस माहौल में हम लोग आज महिला आयोग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भी यही रहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, जो उनका शोषण हो रहा है, उसको रोका जाए और महिलाओं को सबल बनाया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए। इसी उद्देश्य से हम देखें तो भारत सरकार ने 1990 में, याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1990 में कानून बनाया, और ये कानून जो था दोस्तों, ये महिला आयोग के लिए बनाया गया अधिनियम था। इस अधिनियम में कई सारी धाराएं थी। इस अधिनियम में धारा नंबर 3 जो थी, इसी के तहत भारत में एक आयोग बनाया गया जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग कहा गया। ये आयोग दोस्तों 31 जनवरी को बनाया गया 1992 में, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में बनाया गया। क्लियर? अब ये जो आयोग बनाया गया दोस्तों, ये संविधान के अंतर्गत जो विधि बनाने की प्रक्रिया है भारत में, उसको फॉलो करते हुए संसद के माध्यम से कानून बनाकर उस कानून की धारा 3 के तहत किया गया है। इसका मतलब ये है कि संविधान में महिला आयोग के बारे में आर्टिकल नहीं है, महिला के लिए प्रावधान जो है वो है, लेकिन यहाँ पर संविधान में कहीं किसी आर्टिकल के अंतर्गत ये नहीं कहा गया है कि महिला आयोग बनाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात है, आर्टिकल 280 की हम बात करें वित्त आयोग की बात है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 315 की, तो यहाँ पर आपको लोक सेवा आयोग की बात मिलती है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपकी संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आर्टिकल महिला आयोग के लिए संविधान में नहीं दिया। तो अगर कोई संस्था जिसका उल्लेख संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत है तो वो संवैधानिक है, अगर उल्लेख नहीं है तो संविधान के आदर्शों के अनुरूप संसद के द्वारा कानून बनाकर उसकी स्थापना की जाती है, तो उसे दोस्तों सांविधिक संस्था के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो संसद ने कानून बनाकर उस कानून की धारा 3 के तहत स्थापित किया है। कब स्थापित किया है? 31 जनवरी 1992 को। कहाँ स्थापित किया? नई दिल्ली में। तो ये एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था होने के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये संस्था एक बहुसदस्यीय संस्था है। याद रखिएगा, महिला आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर स्थापित है। इसमें अगर हम देखें तो एक अध्यक्ष होता है,
अध्यक्ष के अलावा हम देखें तो इसमें एक सचिव होता है और इसके अलावा हम देखें तो 5 सदस्य होते हैं। बस यही याद रखिएगा कि ये जो 5 सदस्य होते हैं इसमें से एक एक एसटी और एससी का होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इन सदस्यों को मिलाकर लगभग 7 सदस्यों की आपको ये पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है, जिनको मिलाकर महिला आयोग राष्ट्रीय स्तर पर बनता है। और इन सभी सदस्यों की यदि हम नियुक्ति की बात करें दोस्तों, तो ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। अगर हटाना होगा तो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बनाना होगा, नियुक्त करना होगा तो अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस्तीफे की बात करें तो केंद्र सरकार को दिया जाता है। सेवा शर्तों के निर्धारण की बात करें महिला आयोग के तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये सभी बातें ध्यान रखने योग्य है। तो महिला आयोग जो है वो एक बहुसदस्यीय संस्थान है। महिला आयोग एक सांविधिक संस्थान है और ये भी याद रखिएगा कि महिला आयोग एक नोडल एजेंसी के अंतर्गत काम करता है, स्थापित किया गया है और वो है भारत सरकार का, याद रखिएगा, भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर इंपॉर्टेंट तौर पर स्थापित है, जिसकी मंत्री वर्तमान में श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। तो ये महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत महिला आयोग को आप देखते हैं, जिसकी पूरी संरचना, पूरी व्यवस्था मैंने आप लोगों को यहाँ बताई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं की आवाज उठाना है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, शोषण, हिंसा आदि के संबंध में इंपॉर्टेंट रूप से कदम उठाने वाला, परामर्श करने वाला एक संस्थान जो है वो महिला आयोग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? दोस्तों हमारे यहाँ पर जो भी केंद्रीय स्तर के आयोग हैं वो साल भर जो काम करते हैं उसका एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन बनाते हैं। इसी प्रकार का प्रतिवेदन जो होता है वो महिला आयोग भी बनाता है और महिला आयोग जो प्रतिवेदन बनाता है दोस्तों वो वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि वार्षिक प्रतिवेदन होता है लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो समय से पहले भी ये प्रतिवेदन दिया जा सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति की भूमिका भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि सरकार को, केंद्र सरकार को जब ये सौंपा जाएगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी के माध्यम से इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है, जहां पर इस पर चर्चा होती है। अब ये भी याद रखिए कि अगर यहाँ पर केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट दी जा रही है, राष्ट्रपति जी इसको संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। अब ये तो राष्ट्रीय स्तर का महिला आयोग है, इसका मतलब जो संपूर्ण भारत है इसमें किसी भी मामले के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग काम कर सकता है। राज्य स्तर का भी महिला आयोग होता है जो राज्य स्तर पर काम करता है, लेकिन केंद्रीय महिला आयोग जो होता है दोस्तों ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी मामले में ये काम कर सकता महिलाओं से संबंधित। तो मान लीजिए इसने कोई काम किया और कोई इसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य से है ना, किसी अन्य राज्य से है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि या तो वो रिपोर्ट पूरी अगर राज्य से संबंधित है या उस रिपोर्ट का कोई हिस्सा किसी राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं उसको उस राज्य के राज्यपाल के पास भेज देते हैं और राज्यपाल का दायित्व होता है कि राज्यपाल उसको विधानमंडल जो हुए उस राज्य का उसके पटल पर रखेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में व्यवस्था देखते हैं जो कि केंद्र सरकार को महिला आयोग के द्वारा सौंपी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो याद रखेंगे जब राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। जब ये आयोग बनता है तो 1992 से लेके 1995 तक जो 3 वर्ष का कार्यकाल है, याद रखिएगा 3 वर्ष का जो कार्यकाल है वो जयंती पटनायक ने महिला आयोग के अध्यक्ष पद के तौर पर किया था। अब यहाँ ये समझिएगा कि जयंती पटनायक जो रही हैं ये कांग्रेस जो रही है कांग्रेस की नेता थी। और ये भी याद रखिएगा कि जो कटक है, कटक उड़ीसा, यहां से ये सांसद भी रही हैं। याद रखिए उड़ीसा से 2 बार सांसद रही हैं, तो कांग्रेस की नेता थी जयंती पटनायक। और जो उड़ीसा राज्य है, याद रखिएगा उड़ीसा जो राज्य है आपका के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन मुख्यमंत्री का नाम था जानकी वल्लभ पटनायक।
तो जानकी वल्लभ पटनायक जो थे, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इनकी पत्नी थी जयंती पटनायक, जिन्होंने 1992 से 1995 के बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। एक और इंपॉर्टेंट है कि 2022 में हम देखें तो 90 वर्ष की उम्र में जयंती पटनायक जी की मृत्यु हो गई। और ये भी याद रखिएगा कि 1932 में इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के जंगम क्षेत्र में। तो ये जयंती पटनायक जी के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी पहली अध्यक्ष जो थी उसके तौर पर इनको बनाया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल होते हैं एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। 5 सदस्यों में से एक एसटी का होगा, एक एससी का होगा। उत्तर है आपका बी, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। याद रखिए, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगर इनको अपने पदावधि समाप्त होने से पहले, याद रखिएगा, पदावधि से पूर्व हटना है, अगर पदावधि से पूर्व हटना है तो ये केंद्र सरकार को संबोधित, याद रखिएगा, केंद्र सरकार को संबोधित अपना इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र देकर ये अपने पद से हट भी सकते हैं। तो आपका महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष किसके संबोधित करके इस्तीफा देते हैं? केंद्र सरकार को। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनको हटाने की जरूरत भी पड़ जाएगी, तो हटाने का काम भी केंद्र सरकार करती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हटाने का काम कब करेंगे? जब कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल है, उसका अध्यक्ष या उसका सदस्य है, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है, किसी भी न्यायालय के द्वारा करप्ट घोषित हो जाता है, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। वो किसी भी प्रकार से किसी मामले में अपराधी दोषित हो जाता है न्यायालय के द्वारा, तो भी आप उसको पद से हटा देते हैं। शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता तो भी उसको पद से हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि लगातार अगर कोई भी महिला आयोग का सदस्य बिना सूचना दिए 3 बैठक में अनुपस्थित रहता है तो भी केंद्र सरकार उसे अपने पद से हटा सकती है। तो ये सभी मामले रहे जिसमें महिला आयोग के अध्यक्षों को, महिला आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने का काम दोस्तों कौन कर रहा है? केंद्र सरकार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य अमानवीय कृत्यों की शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी शाखा सुनती है? जब हम महिला आयोग की पूरी शाखाओं की बात करें, दोस्तों संगठन की बात करें, तो इसकी 5 अलग अलग शाखाएं हैं और इस प्रकार के जो शिकायतें होती हैं वो महिला आयोग की शिकायत एवं जांच शाखा जो होती है वो सुनती है। शिकायत लिखती है और उसके बाद उसकी जांच का काम करती है, तो शिकायत और जांच शाखा जो होती है वो सुनती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा नहीं है? दक्षिण भारत की शाखा महिला आयोग की शाखा नहीं है। वैधानिक शाखा है, लोक संबंध शाखा है, उत्तर भारत शाखा है, जांच की शाखा है। ऐसे 5 शाखाएं हैं, परंतु दक्षिण भारत की शाखा राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखा में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों कथनों को पढ़ना है, समझना है और समझने के बाद अपने महिला आयोग के ज्ञान को लगाना है और ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न समस्याओं को सुनने हेतु आयोग में 5 शाखाएं स्थापित की गई हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग मामलों में शिकायतों को, मामलों को निपटाने के लिए आयोग में 5 शाखाएं स्थापित की गई हैं। आयोग में अनुसूचित जाति व जनजाति का एक सदस्य होना चाहिए। आयोग की अगर मैं संरचना की बात करूं तो एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है, 5 सदस्य होते हैं। इनमें 2 एक एससी का और एक एसटी का होना अनिवार्य होता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं, उनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 3 वर्ष का होता है। और केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से हटाने का अधिकार रखती है, बिल्कुल सही। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे 5 वर्ष की जगह पर 3 वर्ष का कार्यकाल होता है,
तो ये गलत है और आपको असत्य छांटना था, तो असत्य कथन कौन सा हो गया दोस्तों, आपका सी हो गया। इस प्रकार से आप अगर चीजें आपको याद हैं तो आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा या नहीं रही। तो यहाँ पर आपको नाम दिए हैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, विभा पार्थ सारथी, डॉक्टर शोभा सिंध, डॉक्टर गिरिजा व्यास। अब याद रखिएगा गिरिजा व्यास भी हैं, पार्थ सारथी भी हैं और मोहिनी गिरी भी हैं। 1, 2 और 3 हैं। अगर सदस्य नहीं रही हैं तो डॉक्टर शोभा सिंध नहीं रही हैं, तो आपका उत्तर सी होगा। अगर मैं डॉक्टर वी मोहिनी गिरी की बात करूं तो ये दूसरे नंबर की कहीं ना कहीं अध्यक्ष रही हैं। पार्थ सारथी की बात करूं तो ये तीसरे नंबर की रही है, और अगर डॉक्टर गिरिजा व्यास की बात करूं तो ये चौथे नंबर की रही है। डॉक्टर मोहिनी गिरी के बारे में अगर हम देखें समय का, तो ये 1995 से लेकर दोस्तों 1998 तक महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम करती हैं। अगर मैं पार्थ सारथी की बात करता हूं तो ये 1999 से शुरू होती हैं और इनका पूरा 3 साल का कार्यकाल जो होता है वो 2002 तक ये पूरा करती हैं। अगर मैं यहाँ गिरिजा व्यास जी की बात करूं तो गिरिजा व्यास जी जो रही ये 2 बार महिला आयोग में, आप बार बार उस पद पर नियुक्त हो सकते हैं, तो ये 2 बार जो हैं वो अध्यक्ष बनती है। 2000 यदि हम यहाँ देखें तो 2005 से लेकर 2008 तक इनका प्रथम टर्म रहा, और 2008 से लेकर 2011 तक, याद रखिए 2011 तक इनका दूसरा टर्म रहा। तो डॉक्टर गिरिजा व्यास 2 बार 2005 से लेकर 2005 से लेकर 2011 तक ये इस पद पर मौजूद होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहां पर आपको उत्तर मिला डॉक्टर शोभा सिंध जो थी वो इस पद पर नहीं रही है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग की व्यवस्था भी है और राज्य स्तर पर महिला आयोग की व्यवस्था भी है। राज्य जो है वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो अपने यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र से कानून बनाकर महिला आयोग की स्थापना कर सकते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो है उसका प्रीलिम्स को हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं मेन, इसके अलावा अदर एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे इसकी तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संबंध में देखें तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अपने यहाँ पर कानून बनाकर महिला आयोग का व्यवस्था किया है। और मध्य प्रदेश में हम देखें दोस्तों तो 23 मार्च को 1998, सॉरी 22 मार्च एक डेट है, लेकिन यहां पर आप याद रखेंगे 23 मार्च 1998। अगर 23 मार्च ना हो तो 22 मार्च डेट याद रखेंगे। इस दिन मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ, और मजे की बात यह है कि ये भी एक सामुदायिक संस्था के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। क्या है? एक सामुदायिक संस्था है मध्य प्रदेश का महिला आयोग भी। कैसे? मध्य प्रदेश की सरकार ने 1995 में इसके लिए महिला आयोग अधिनियम पास किया था। अब महिला आयोग अधिनियम, कौन सा महिला आयोग अधिनियम? तो याद रखेंगे राज्य महिला आयोग अधिनियम मध्य प्रदेश की सरकार ने 1995 में पास किया, और इसके 3 साल बाद मार्च 1998 में मध्य प्रदेश की सरकार ने महिला आयोग का गठन किया, और इसका जो मुख्यालय बनाया दोस्तों वो भोपाल में बनाया है। तो मध्य प्रदेश के महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। और इस एक्ट की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन किया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की बात करें, इसमें भी आपका 7 सदस्य होते हैं। ये 7 सदस्य जो होते हैं इनको आप 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। 6 सदस्य अशासकीय सदस्य के तौर पर आप देखते हैं, और 1 सदस्य को आप शासकीय सदस्य के तौर पर देखते हैं। अगर यहां पर आप शासकीय सदस्य की बात करें तो इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और अशासकीय सदस्य की बात करें तो इनको हम यहां देखें कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 7 सदस्यों की पूरी व्यवस्था है। मतलब मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय है। ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग सदस्य हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो महिला आयोग होता है दोस्तों, इसको सिविल न्यायालय, जो सिविल न्यायालय है इसकी अधिकारिता प्राप्त है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि महिला आयोग की शक्ति क्या है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है
किसी भी विभाग को ये नोटिस भेजकर जानकारी मंगा सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जब आप मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति की बात करते हैं तो उत्तर आएगा आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो मध्य प्रदेश स्तर पर जो महिला आयोग है उसके सदस्यों के और अध्यक्ष की नियुक्ति करे। अब ये समझिए कि अध्यक्ष और सदस्यों की अगर नियुक्ति करना है तो कहां से करेंगे? तो याद रखिए, वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो या राज्य स्तर का महिला आयोग हो, जो भी अध्यक्ष या सदस्य बनाएंगे या तो वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए बराबर, या उसका शिक्षा के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट योगदान होना चाहिए, या वो विधि का जानकार होना चाहिए, या वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, या वो प्रबंधन से संबंधित होना चाहिए। इन सभी क्षेत्र से अपनी अपनी विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को इसमें चुना जाता है और राज्य सरकार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करती है। त्यागपत्र भी राज्य सरकार को ही दिया जाएगा, हटाने की शक्ति भी राज्य सरकार की होगी और कार्यकाल भी राज्य स्तर के आयोग के सदस्यों के और अध्यक्ष का 3 वर्षीय होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1908 के तहत क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है, बिल्कुल सही, आदेश भेज सकता है। दस्तावेज मांगने की शक्ति है, किसी से कोई दस्तावेज बुलवा सकते हैं। दंड देने की शक्ति, देखिए दंड देने की शक्ति इसकी नहीं होती है, दंड देने की शक्ति होती है न्यायालय की। और साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, दंड देने की शक्ति नहीं होती। तो 1 2 4 1 2 4 मतलब उत्तर नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? उद्देश्य नंबर 1 कहता महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय की समीक्षा करना। बिल्कुल, संविधान में, कानूनों में जो महिलाओं के अधिकार उनकी समीक्षा करते हैं और अगर उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उसको लेकर एक्शन भी लेता है महिला आयोग। वैधानिक उपचार संबंधी उपचारों पर सुझाव करना बिल्कुल सही है। शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं। सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्त पदावधि का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास रिजर्व हैं। क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या कार्यकाल होगा, सब चीजों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1990 का महिला आयोग अधिनियम भी बनाया है, जिसके अलग अलग धारा में इसके अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब ये पद पर होंगे तो उस दौरान इनके सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सादा सा उत्तर है रेखा शर्मा जी जो हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये 7 अगस्त 2018 को नियुक्त की गई थी। तब से लेकर ये आज तक लगातार जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वर्तमान में रेखा शर्मा जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखिए, जो सचिव होता है या तो वो प्रबंधन का, सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक संरचना के क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ व्यक्ति होता है और इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? केंद्र सरकार को देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पदमुक्त करने की शक्ति किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से हटा सकती है यदि वह आयोग को सूचित किए बिना कितने दिन तक बैठक में ना, तो लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कानून के तहत कि वो सदस्य को हटा सकता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को निम्नलिखित में से किस आधार पर पदमुक्त कर सकता है? यदि वो दिवालिया घोषित हो जाए। बिल्कुल,
केंद्र सरकार की दृष्टि में अनैतिक अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाए, बिल्कुल सही है। सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। मतलब तीनों आधारों पर महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को सरकार हटा सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? केंद्र सरकार या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिशें करना, बिल्कुल। कानूनों का, उपायों का कितना बेहतर से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है, उसके उपाय जो होते हैं वो इससे लिए जाते हैं, सिफारिश ली जाती है। महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों एवं कानूनों के उल्लंघन के मामले में हाथ में लेना। अगर संविधान में महिलाओं के लिए कोई उपबंध है, किसी कानून में कोई विशेष उपबंध है और उसका उल्लंघन होता है, तो महिला आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये उस शिकायत का निवारण करने का काम करते हैं। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी करना, ये सभी के सभी काम राष्ट्रीय महिला आयोग हो या राज्य महिला आयोग है वो करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आयोग सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता, बिल्कुल सही है। इसके पास एक सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। यह महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच करता, बिल्कुल सही है। महिलाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है, ये भी कर सकता है। 1 2 3 तीनों की तीनों सही हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को किस स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है अध्यक्ष को। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य को किस स्तर के मंत्री का दर्जा होता है? देखिए, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 में ही निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1993 को की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई है। याद रखिए, 26 जनवरी को नहीं की गई थी। बराबर। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। केवल दूसरा वाला सत्य है, पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल है आयोग का अध्यक्ष महिलाओं के हित के लिए समर्पित तथा प्रतिबद्ध व्यक्ति जो महिला होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की एक सदस्य अवश्य होंगी। एक सचिव होगा जो केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा का अनुभवी अधिकारी होगा। तीनों के तीनों सही होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है 3 साल के लिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा हट सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जब भी नियुक्ति की बात होगी तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और हटाना होगा या इस्तीफा होगा उसके संदर्भ में भी केंद्र सरकार ही आती है। मतलब केंद्र सरकार को इस्तीफा देकर ही हट सकते हैं, या राष्ट्रपति लिखा है तो सेकंड कथन गलत हो गया, पहला वाला सत्य है। मतलब केवल एक सत्य है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यहाँ पर शोभा ओझा का नाम आता है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी 2020 मार्च में, उसके बाद से हमें महिला आयोग के पद पर जो है नाम नहीं दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी नाम नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखाएं हैं, लोक शब्द शाखा है, अनिवासी भारतीय शाखा है, उत्तर भारत शाखा है, वैधानिक शाखा है, और एक और शाखा है शिकायत एवं जांच शाखा। तो 5 शाखाएं राष्ट्रीय महिला आयोग की होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के धारा 3 के तहत 23 मार्च 1998 को महिला आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 1995 में महिला आयोग अधिनियम बनाया, पास किया। उसकी धारा 3 के तहत ही 23 मार्च 1998 को भोपाल में महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग सांविधिक निकाय, बिल्कुल सही, क्योंकि कानून बनाकर इसको बनाया तो सांविधिक निकाय है। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होता है। दोनों कथन आपके सही हैं।
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग में कुल 7 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, जिसमें से 6 अशासकीय होते हैं, बिल्कुल सही है। आयोग के अशासकीय सदस्यों में अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, बिल्कुल सही है। अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक तथा वैधानिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा महिलाओं के हित में सुझाव करना बिल्कुल काम करता है। दहेज प्रथा अधिनियम 1961, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल टेस्ट एक्ट 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, दोनों के दोनों कथन आपके सही आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल सही है। केंद्र व राज्य के विभाग से रिपोर्ट मांग सकता, बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता, बिल्कुल सही है। आयोग का वित्त प्रबंधक केंद्रीय अनुदान पर निर्भर करता, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां, सिविल न्यायालय की शक्तियां, बिल्कुल सही है। केंद्र व राज्य विभागों से प्रतिवेदन मांग सकता, बिल्कुल सही है। व्यक्ति या अधिकारी को समन भेज सकता, बिल्कुल सही है। कृत्यानुसार दंड दे सकता है, कोई दंड देने की शक्ति नहीं है। 1, 2, 3 है, चौथा उत्तर नहीं होगा। केवल 1, 2, 3 है, दंड देने का काम महिला आयोग का नहीं होता। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा कृष्णकांता तोमर जी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग इनमें से कौन कौन से कृत्यों का निर्वहन करता है? महिलाओं की वैधानिक सहायता करने का काम बिल्कुल करता है, उन्हें वकील करवाना हो, इस प्रकार की सारी सहायताएं जो है वो दी जाती हैं। महिलाओं से संबंधित वर्तमान विधियों की समीक्षा करना, बिल्कुल सही, अगर उसमें कमी है या कुछ गलत प्रावधान है तो उसको बताती है। महिलाओं में संबद्ध नर विधि निर्माण का परामर्श, महिलाओं से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, ये सभी के सभी काम राष्ट्रीय महिला आयोग का होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने राज्य महिला आयोग हो या केंद्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा। हमने हर एक पक्ष को इसके समझने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को याद रखिए, ये सब चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर नए संस्थान के प्रमुख प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपनों का और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।